अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा और इस दौरे में उन्होंने प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, जिनसे सीएम सुक्खू ने मुलाकात की है। डिप्टी मेयर के नाम पर चर्चा संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो दिल्ली से ये अहम खबर, जहां सीएम सुक्खू ने हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से खास मुलाकात की है। डिप्टी मेयर के नाम पर चर्चा संभव है। तो दिल्ली से ये अहम खबर, जहां डिप्टी मेयर के नाम को लेकर सीएम सुक्खू ने हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला से खास मुलाकात की है। तो दिल्ली से ये अहम खबर, जहां डिप्टी मेयर के नाम को लेकर सीएम सुक्खू ने हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से खास मुलाकात की है। चार्ज हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं और कई मुद्दों पर हिमाचल से संबंधित बात हुई है और निश्चित तौर पर वो फीडबैक लेते रहते हैं कि क्या क्या काम चल रहे हैं और क्या क्या कामों में आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से उनसे मुलाकात हुई। तो मेयर डिप्टी मेयर को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है, क्योंकि निगम आप जीते हैं। नहीं, वो नेचुरली राजनीतिक चर्चाएं होती रहती है, तो मेयर डिप्टी मेयर के बारे में भी उनसे बात हुई है। और सीधे रुख करना चाहेंगे दिल्ली का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, बेहद अहम ये मुलाकात रही है। सीएम सुक्खू ने राजीव शुक्ला से मुलाकात की है, क्या कुछ सूत्र बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, नेताओं से चल रही है बातचीत, पार्षदों का किया जा रहा है फुल केयर, मगर सवाल ये उठता है कौन बनेगा डिप्टी मेयर और मेयर। सवाल ये है, चूंकि विलंब हो रहा है, समय काफ़ी जो है कि जो कह सकते हैं कि बीत रहा है, मगर आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मैं राजीव शुक्ला के निवास स्थान के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुलाकात हुई है सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रभारी हिमाचल कांग्रेस के राजीव शुक्ला की। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा समय यहाँ पे लगा। मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जल्द ही मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का चयन हो जाएगा, देरी नहीं हो रही है। आला कमान से शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की जा रही है, जल्द ही विचार विमर्श कर दोनों नाम तय कर लिए जाएंगे, मगर एक नाम महिला का होगा। इस पर कहीं ना कहीं एक हामी भरते हुए नजर आए कि एक नाम महिला का जरूर होगा और वो नाम अभी तय नहीं है, उस पर आला कमान मोहर लगाएंगे। वहीं एक सवाल ये पूछा गया कि कैबिनेट का क्या विस्तार हो सकता है। कैबिनेट के विस्तार में भी कई नाम हैं जिनका चयन होने वाला है, मगर काफ़ी विलंब हो चुका है कैबिनेट के विस्तार को भी। तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री कहते आए कि ये फैसला मुख्यमंत्री का है और शीर्ष नेतृत्व से लेकर ही ये फैसला किया जाएगा। देरी हो रही है, मगर जल्द ही कैबिनेट विस्तार पर भी जो स्थिति है, वो रुख है, वो साफ हो जाएगा। वहीं बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या हिमाचल कांग्रेस की ये जो टीम है ये मजबूत एकजुट होकर दिखेगी? क्या जो इनके बीच मतभेद मनमुटाव जैसी खबरें आती थी, क्या ये खबरों से अब कांग्रेस थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा? क्या ये लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी? 24 से चुनाव से पहले सब कुछ एकजुट होकर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि टीम यही रहने वाली है, टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। और आपको बता दूं कि जो सह प्रभारी है वो भी यहाँ पर मुलाकात करके निकले हैं। तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू जो कि सह प्रभारी है हिमाचल के, उन्होंने भी राजीव शुक्ला से मुलाकात की है। साफ तौर पर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री कर्नाटक के दौरे से वापस लौट चुके हैं, दिल्ली में ही राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है, मगर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बातचीत करने के बाद ही नाम तय किया जाएगा कि डिप्टी मेयर और मेयर का नाम कौन इस नाम की जो जगह लेगा, उसको लेकर बातचीत चल रही है। तस्वीरें एक बार जरूर दिखा दूंगा आपको कि लगातार जो राजीव शुक्ला का जो निवास स्थान है, वहाँ पर जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। और इस मुलाकात से हम ये जरूर कयास लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही डिप्टी मेयर और मेयर के नाम का चयन हो जाएगा। एक बार कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू से बात कर सकें। तेजेंद्र पाल बिट्टू जी, हम लोग अभी लाइव हैं। हिमाचल की जनता जानना चाहती है कि डिप्टी मेयर और मेयर के नाम में चयन में इतना देरी विलंब क्यों हो रहा है? पहली बात भैया, अभी देरी कोई हुई नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन अभी हुआ है। तो हम लोग बस बहुत जल्दी 1 हफ्ते 10 दिन में
ये सारा फैसला कर देंगे। सीएम साहब शिमला वापस जा रहे हैं, वहाँ सभी काउंसलर से राय करेंगे और राय करके हमें बताएंगे और हम लोग उसी मुताबिक काम करेंगे। 24 में से 14 जो सीटें हैं वो महिलाओं ने हासिल की हैं और 10 साल बाद आप लोग इतनी मतलब प्रचंड जीत से जीत रहे हैं। आने वाले समय में 2024 के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अगर निर्णय लेने में इतना समय लगेगा तो जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष आप हैं, विपक्ष आप पे आरोप लगाते रहते हैं, वो इस मुद्दे को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपस में क्या मतभेद मनमुटाव दिख रहा है? प्रतिभा सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष की पद पर जो भूमिका निभा रही हैं वो सही निभा रही हैं? बिल्कुल, हमारे कोई मतभेद नहीं है। हमारे सभी लीडरों में बड़ी एकजुटता है और उसी एकजुटता के कारण हमने विधानसभा इतने प्रचंड बहुमत से जीती है और उसी एकजुटता के कारण हमने शिमला इलेक्शन पूरा प्रचंड बहुमत से जीता है। और ये ऐतिहासिक बात है कि 100 साल के बाद शिमला कारपोरेशन में इतनी सीटें आई हैं, है ना। ये 100 साल पुरानी कारपोरेशन है, तो हम उसी तरीके से बिल्कुल सर्वसम्मति से सारा कुछ सभी की राय लेके अब सीएम साहब शिमला जा रहे हैं। वो जाके सभी काउंसलर से मिलेंगे, प्रतिभा सिंह जी मिलेंगे, सभी की राय लेके उसमें कर देंगे फैसला। आने वाले 1-2 दिन में नाम तय हो जाएंगे? एक हफ्ते के बीच में। एक हफ्ता लगेगा? अभी टाइम बहुत है ना, अभी तो हमारे पास 1 महीना है। 6 मई को नोटिफिकेशन हुआ है, तो 6 जुलाई तक है टाइम हमारे पास। शिमला को अपने मेयर का नाम जानने के लिए 7 दिन लगने वाले हैं अभी। 5-6-7 दिन तो लगेंगे सारा बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथी रवि मिश्रा मौजूद हैं, उनके साथ खास मेहमान हैं कि लगभग 6 से 7 दिन का समय लग सकता है डिप्टी मेयर के नाम पर। और रवि मिश्रा, आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे, दोनों का यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खास मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट के दौरान हिमाचल के विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने देहरा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, जिसके बाद इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नए मंत्रिमंडल में कांगड़ा की भागीदारी होने वाली है। क्या ज्वालामुखी से कांग्रेस विधायक संजय रत्न को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस मीटिंग के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने सेल्फी लेने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपील को भी स्वीकार नहीं किया। वहीं विधायक संजय रत्न का कहना है कि डिप्टी सीएम से उन्होंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में चल रही सिंचाई और पेयजल योजनाओं के बारे में चर्चा की है। विकासात्मक चर्चा हुई है, उसी लिए तो हम आए थे। मुझे मालूम पड़ा कि डिप्टी सीएम साहब जो है वो कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं। जैसे मुझे मालूम पड़ा तो मैं एकदम यहाँ पे आया और मैंने उनसे जो है वो ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और जो ये हमारा पुराना चुनाव क्षेत्र रहा है देरा, इसके बारे में हमने उनसे विस्तृत चर्चा की है। और अधिकारी लोग भी उनके साथ थे, जो हमारी वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जो हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, उनके बारे में बातचीत की है। और उन्होंने आश्वासन दिया है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जल्द से जल्द इन डीपीआर्स को जो है वो विभाग में जो है वो सबमिट किया जाए, ताकि इनके ऊपर जो है उचित कार्रवाई हो सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अपने 2 दिवसीय प्रवास पर विधानसभा क्षेत्र डलहौजी पहुंचे। डलहौजी पहुंचने पर सबसे पहले उनका स्वागत पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने डलहौजी में अमृत मिशन चरण 2 के तहत पेयजल योजना का शिलान्यास किया। साथ ही डलहौजी के लिए स्थापित लगातार जल गुणवत्ता जांच प्रणाली रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कांगड़ा दौरे पर है, जहां उन्होंने धर्मशाला के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जिसमें आईटी, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में एकीकृत प्रोजेक्ट पर काम होना है। इसके लिए प्रस्तावित जमीन का उद्योग मंत्री ने निरीक्षण किया। वो सबसे पहले धर्मशाला की जूहल पंचायत के बनघोटू में गए और बनघोटू में मौजूद 19 हेक्टेयर के करीब खाली सरकारी भूमि का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए जमीन को फाइनल किया और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
सेब बागबानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, लेकिन चीनी सेब अब भी खतरा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों ने आयात शुल्क को 50 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की मांग की है। तीनों राज्यों के सेब बागबानों के संयुक्त मंच हिल स्टेट हार्टिकल्चर फोरम का कहना यही है कि चीन दावा कर रहा है कि वो भारत में सबसे सस्ता सेब उपलब्ध करवाएगा, जिसकी कीमत 28 रुपए प्रति किलो तक होगी। इस दावे से भारतीय सेब को बाजार में कड़ी चुनौती मिल सकती है। फोरम के सदस्य हरीश चौहान ने कहा कि चीन का सेब साल 2019 से क्वारंटीन इंक्वायरी की वजह से रुका हुआ है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य में चीनी सेब अगर भारत पहुंचा तो इससे भारत के सेब उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। मंच के सह संयोजक संजय चौहान का कहना है कि आयात शुल्क को 100% करने की मांग जारी रहेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने सेब पर न्यूनतम आयात शुल्क 50 रुपए प्रति किलोग्राम करने का फैसला किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एक मांग है 100% आयात शुल्क करने की, वो जो है उसकी एक कड़ी ये भी आज हो गई है और इसके बाद 100% आयात शुल्क करने के लिए भी हमारी मांग जारी रहेगी। हम जो है ये 50 रुपए के बजाय हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम बार बार 80 रुपए की मांग करता आया था कि न्यूनतम जो दाम माना जाए किसी भी देश से आयात होने वाले सेब का वो 80 रुपए माना जाए। लेकिन चलिए, राहत की बात है कि भारत सरकार ने हमारी बात को माना, चाहे 50 रुपए में ही माना। बहुत बड़ी राहत हम किसानों बागवानों को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि साफ्ता के तहत, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत जो सेब भारत में आता है, उस सेब को भी जो है वो यहाँ भारत में अब वो इलीगल रूट से एंटर नहीं करेगा, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में साफ्ता जैसे देशों के लिए कोई भी जिक्र नहीं है। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना स्टाफ के तौर पर नियुक्त लाहौल घाटी में करीब 38 स्वास्थ्य स्टाफ को पिछले 8 महीने से वेतन तक नहीं मिला है। इस वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को भारी मुश्किलों का सामना है। साथ ही हर 3 महीने में अपने अनुबंध के समाप्त होने का डर भी उन्हें सता रहा है। कोरोना काल के दौरान इस कोविड स्टाफ ने कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी सेवाएं प्रदान की, लेकिन आज जान बचाने वाले इन कोविड वॉरियर्स को अपनी सैलरी पालने के लिए हाथ पैर मारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों ने सरकार से 8 महीने से लंबित वेतन जारी करने और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। लगभग 38 के आसपास स्टाफ है हमारा। 5 ड्राइवर हैं, 12 नर्सें हैं, 12 वार्ड बॉय, 5 सैनिटेशन से, 2 प्लांट में लगे हुए हैं, PSA प्लांट में। सबकी सैलरी 8 महीने से ही नहीं आ रही है। हमें 8 महीने से किसी भी तरह का वेतन नहीं दिया गया है। इससे पहले हमें 2 महीने 3 महीने के बीच दे दिया जाता था। ये अभी 8 महीने से हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ना ही गवर्नमेंट हमें पॉलिसी के लिए कुछ कह रही है, ना ही कुछ कार्य कर रही है। खबर किन्नौर से है, जहां भारी बारिश के कारण चोरा के पास भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे नंबर 5 बंद हो गया। रास्ता बंद हो जाने से इस मार्ग पर करीब 5 घंटे से बाधित रहा। रास्ते को सही करने के लिए मशीन मौके पर मौजूद है, लेकिन भूस्खलन की वजह से रास्ते को बहाल करने में परेशानी आ रही है। नालागढ़ बरोटीवाला के तहत पोस्ट ऑफिस बरोटीवाला में हेराफेरी कर सरकारी पैसों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ये धोखाधड़ी 23 लाख रुपए से ज्यादा की गई। पुलिस को दी गई शिकायत में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस सोलन डिवीजन रामदेव पाठक ने जानकारी दी कि अखिल निरंजन ने पोस्ट ऑफिस नालागढ़ और बरोटीवाला कार्यालय में बतौर PA काम करते हुए रिटायर्ड पोस्टमास्टर बरोटीवाला देसराज के साथ मिलकर करीब 23 लाख से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी की है। 13 अगस्त 2018 से 10 दिसंबर 2020 के बीच अलग अलग दिनों में सरकारी पैसे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। सपरून से जो सोलन डिवीजन के हैं, उनकी तरफ से एक बरोटीवाला थाने में कंप्लेंट आई है कि 2 व्यक्ति, जिनका नाम एक देसराज था और एक व्यक्ति जिसका नाम अखिल निरंजन है, जब वो बरोटीवाला में पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड थे 2018 से 2020 के बीच, तो उन्होंने तकरीबन 25 लाख से अधिक की जो राशि है, जो उसका जो है गबन किए हैं और जिस हेड्स में डालना था उस गवर्नमेंट हेड्स में नहीं डाला है। तो इस संदर्भ में जो है पुलिस ने 409, 420 और 120B में जो है FIR जो है वह बरोटीवाला थाने में
दर्ज कर दी है और आगे जो इनसे अब कार्रवाई करके जो भी कंसर्न से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिए। साइबर ठग आम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो अपने घरेलू खर्चों के बिलों का भुगतान अब ऑनलाइन कर रहे हैं। साइबर ठग लोगों को मोबाइल फोन पर फर्जी बिल भेज रहे हैं। कई विभागों के पास ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर मामले बिजली बिलों के सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उत्तरी क्षेत्र के मुख्य अभियंता अजय गौतम की माने तो भारत में इन दिनों साइबर ठगी का एक गिरोह सक्रिय है। इंडिया में फेक सिंडिकेट काम कर रहे हैं। अगर पहले भी हमारे इसमें संदर्भ में आया था, कुछ फेक मैसेज आ रहे हैं, हमने पुलिस से संपर्क किया और उनसे सहायता ली तो 2 लोग को उन्होंने नैप किया था आउट ऑफ स्टेट, एक महाराष्ट्र में एक एमपी में, उनको अरेस्ट किया। उसके बाद मैसेज कम हो गए थे। फिर भी अब मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं, अगर फिर भी मैसेज आते हैं तो हमें शेयर करें, नंबर किस नंबर से आ रहा है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं इसमें। नालागढ़ पुलिस के तहत चेक में हेराफेरी कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक नीरूबाला की मेहता कॉलोनी के समीप नीरू ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक दुकान है जिसे इनका बेटा चलाता था, लेकिन इनकी मृत्यु होने के बाद पति जी के मेहता दुकान पर स्पेयर पार्ट का काम देखते हैं। दुकान का माल पिछले 20 साल से अंबाला की एक फर्म जसपाल सिंह से खरीदा जा रहा है। मेहता के अनुसार माल की पेमेंट के लिए जसपाल सिंह को 12,092 और 16,645 रुपए के चेक दिए गए, जिसे धोखाधड़ी से 12,092 के चेक को 2,12,092 रुपए और 16,645 रुपए के चेक को 1,16,645 रुपए कर दिया गया। अब थाना नालागढ़ के तहत अंबाला की फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। कुल्लू में सफिया फाउंडेशन के ऐशबाल विकास केंद्र में अक्षम बच्चों को सक्षम बनाने की सराहनीय पहल की जा रही है और लग घाटी के जिंदी के 5 साल के आयुष्मान की जिंदगी यहां बदल गई है। यहां आयुष्मान को ऑक्यूपेशनल थेरेपी से 5 माह में स्वस्थ किया गया। हेमलता ने बताया कि उनका बेटा आयुष्मान ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित था, कुछ नहीं बोल पाता था। इसके बाद ऐशबाल विकास ने उसे 5 माह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी, जिससे आयुष्मान अब बिल्कुल ठीक है। ऊना के कई इलाकों में रसोई गैस की सप्लाई बाधित होने के चलते उपभोक्ताओं को खासी मशक्कत का सामना है। हालत यह है कि एक तरफ जहां घरों में खाना पकाने के लिए रसोई गैस के लाले पड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खाद्य वस्तुओं के कारोबार से जुड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान भी गैस सिलेंडर की कमी के कारण नुकसान पहुंच रहे हैं। एक गैस एजेंसी के प्रबंधक बलबीर चहल का कहना है कि बॉटलिंग प्लांट से सप्लाई नहीं आने के चलते उपभोक्ताओं तक सिलेंडर सप्लाई बाधित हो रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 4,700 एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई ने भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की सशर्त अनुमति दे दी है। जिन अभ्यर्थियों ने 1 साल का एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है वो भर्ती के लिए पात्र होंगे, लेकिन नियुक्ति के 1 साल के भीतर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटीई के सचिवों के साथ बैठक कर इस मसले पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार के संजय मूर्ति, योगेश सिंह, एनसीटीई के सचिव खेसंग थापा समेत अन्य अधिकारियों के साथ अलग अलग मुलाकात की गई। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के 5.25 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस के 600 रुपए बैंक खाते में आएंगे। ये रुपया स्टूडेंट की माता के बैंक खाते में जमा होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक हुई। अब बच्चे, उनकी मां का नाम, माता के बैंक खाते की जानकारी मांगी गई है, जिससे शनिवार तक ये राशि बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी। पहले चरण में
3.5 लाख से ज्यादा छात्रों को ये रुपया मिलेगा। इनमें छात्राएं और एससी वर्ग के विद्यार्थी शामिल हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों को अगले सप्ताह तक रुपए जारी होंगे, क्योंकि सरकार ने उन्हें ड्रेस के रुपए देने का निर्णय देरी से लिया है। द केरला स्टोरी की चर्चा पूरे देश में हो रही